मैं डॉक्टर गीता अवस्थी आपके सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हो रही हूँ। कहानी का शीर्षक है एक मुट्ठी छाँव। इस कहानी के लिए विचार बिंदु रहा है कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, उनकी पूरी जिंदगी इतनी व्यस्तता में बीतती है कि वो कभी अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। परिवार तो समय की कमी को महसूस करता ही रहता है। बाद में रिटायरमेंट के बाद वो भी इस कमी को बहुत तेजी के साथ महसूस करते हैं। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है एक मुट्ठी छाँव। अपना घर अपनाए हुए आज उसे पूरे 6 माह हो गए हैं। यहाँ के सभी लोग अच्छे हैं। सबका अपना अपना दर्द है। बिना किसी दर्द के तो यहाँ कोई आता ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग दर्द बांटने का प्रयास करते हैं। कुछ ऊपरी तौर पर खुश दिखने का प्रयास करते हैं, परंतु एकांत मिलते ही फिर से पुराने दिन हावी हो जाते हैं। उसे यहाँ सभी दीपक दादा कहकर पुकारते हैं। पहले वो दीपक बनर्जी के नाम से जाना जाता था। उसके कार्यालय व घर दोनों जगह सुनहले अक्षरों में पट्टिकाएं लगी थीं। दीपक बनर्जी, आईपीएस। सचमुच पुलिस विभाग के इतिहास में उसका नाम आज भी सुनहरे हरफों में अंकित है। लोग उस समय भी यही कहते थे और आज भी जिक्र होने पर यही कहते हैं कि ऐसा अधिकारी पुलिस विभाग में न कभी आया है और न आएगा। उसने अपने आप को पूरी निष्ठा के साथ विभाग को समर्पित कर दिया था। बस दो ही रास्ते उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए दिखे थे। एक था ईमानदारी और दूसरा था समर्पण। शायद उसे मानसिक शांति प्राप्त करने का यही तरीका सर्वोत्तम लगा था। अपना घर के कमरों में उसे दिन के समय सफोकेशन महसूस होता था। रात में सोना तो मजबूरी थी। कारण शायद ये हो कि रिटायरमेंट के पहले उसे घर में दिन के समय रहने का मौका ही नहीं मिलता था। अगर कभी 2 घंटे भी वो छुट्टी के दिन घर में रह जाता था तो पत्नी दिव्या उसे अचरज भरी निगाहों से ताकने लगती थी और वो बगीचे में लगे पौधों को पानी देने चला जाता था। उसे पेड़ पौधों से हमेशा लगाव रहा है। ये शौक उसने अपना घर में बगीचा लगाकर पूरा किया है। काम निपटाने के बाद उसे हमेशा पेड़ पौधों के बीच, फूलों के बीच, हरियाली के बीच मानसिक शांति मिलती रही है। दिव्या के साथ उसे अरुचिकर कभी नहीं लगा, लेकिन सब प्रयास वो दिव्या के साथ कभी नहीं रहा। दिव्या को जीवन भर यही शिकायत रही। प्रारंभ में तो वो दीपक पर कटाक्ष करती रहती थी। दीपक, तुम्हारी शादी तो नौकरी के साथ हुई है, मेरे साथ नहीं। 24 घंटे तुम पर छाई रहती है, मैं तो बस केयर टेकर हूँ। वो हल्के से मुस्कुरा देता था और दिव्या पैर पटकती हुई कमरे के बाहर चली जाती थी। शायद उसे काम करने का नशा था। उसे नशे के सामने उसे अपने स्वास्थ्य का भी कभी ध्यान नहीं रहा। घरेलू समस्याएं, जिम्मेदारियां सब दिव्या पर थीं। कभी कभी दिव्या खींच कर कहती थी कि इस नशे से अच्छा होता कि तुम शराबी होते। शराब का नशा कभी न कभी तो टूटता। ये नशा तो कमबख्त हर वक्त छाया रहता है। उसे याद है, पहले प्रसव के समय दिव्या को अस्पताल लेकर गया था। दिव्या ओटी में थी। सिजेरियन केस हो गया था। तभी सूचना मिली थी कि पास के गांव में मर्डर हो गया है। दिव्या को बताए बिना ही वो ड्यूटी पर घर चला गया था। दूसरे दिन जब वो पहुंचा तो दिव्या ने मुंह फेर लिया था। कारण बताने पर बोली थी, आपको पहले बच्चे का मुंह देखकर तब जाना चाहिए था। जब आपको बच्चे का मुंह देखने की लालसा नहीं रोक पाई तो मैं क्या रोक पाती। ड्यूटी पर 1 घंटे बाद भी जा सकते थे।
बच्चे के लालन पालन में हिस्सा लेने, बच्चे के साथ खेलने या उसकी समस्याओं को जानने का उसके पास कभी समय नहीं रहा। सुबह जगने के पहले वो दौरे पर निकल जाता था। रात लौटने पर बच्चा सोया हुआ मिलता था। कभी कभी लंच पर दोनों मिलते थे तो बस औपचारिक बातचीत होती थी। कभी कभी दीपक महसूस करता था कि उसका बेटा प्रणव उसके सामने सहमा सहमा सा रहता है, लेकिन अगले ही क्षण उसे लगता था कि ये एक पुलिस अधिकारी का अनुशासित पुत्र है, बस और कुछ भी नहीं। उसे याद नहीं आता कि प्रणव ने उससे कभी किसी चीज की फरमाइश की हो। कभी वो परिवार के साथ जब बाजार जाता भी था तो प्रणव अपनी सारी बातें अपनी मम्मी के द्वारा ही उसके पास पहुंचाता था। उस समय उसे किसी न किसी काम की इतनी जल्दी होती थी कि बच्चे के मनोविज्ञान की ओर उसका ध्यान कभी गया ही नहीं। 12 वर्षीय प्रणव को जब मिलिट्री स्कूल भेजा गया तो न चाहते हुए भी उसे अपनी मम्मी को छोड़ना पड़ा था। निस्संदेह प्रणव अनुशासनहीन कभी नहीं रहा, परंतु पापा की नजदीकी वो शायद कभी महसूस नहीं कर पाया। मम्मी को ही वो अपने करीब पाता था। अनामिका से शादी करने की बात भी उसने मम्मी को ही बताई थी। कभी कभी दिव्या जब हल्के मूड में होती थी तो कहती थी कि शादी करने आप स्वयं कैसे आए थे, मुझे तो ताज्जुब है। पुराने जमाने में राजा लोग अपनी तलवार भेजकर शादी कर लेते थे, आप अपनी पिस्तौल ही भेज देते, मैं ब्याह करा जाती। मैं तो आपके घर आ ही जाती, फिर आपको जाने की तकलीफ क्यों उठानी थी। उन दिनों वो हर बात के जवाब में बस हंस दिया करता था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वो बातचीत करने के लिए साथी की तलाश करेगा। अपना घर में वो रोज किसी न किसी को अपने पुराने संस्मरण सुनाना चाहता है। उसे याद है कि उन दिनों दिव्या की तबीयत खराब रहने लगी थी और दिव्या ने उसे अवकाश लेने को कहा था। उसने कहा था, डॉक्टर को फोन किए देता हूँ, आईजी साहब आने वाले हैं, मेरा जाना जरूरी है, मैं कैसे रुक सकता हूँ। दिव्या ने कहा था, डॉक्टर तो बस दवा देते हैं, जिंदगी की तेज धूप में एक मुट्ठी छांव तो मुझे आपसे ही मिलती है ना। लेकिन वो दिव्या का माथा सहलाकर चला गया था। रात कमरे में पहुंचने पर दिव्या बहुत उदास दिखी थी। बाद में बोली थी, दीपक, जब मैं ये नौकरी साथ छोड़ देगी ना, शायद मैं भी न रहूंगी, तब तुम एक मुट्ठी छांव के इन्हीं पलों के लिए तरसोगे। उस समय सचमुच उन लम्हों की कद्र वो नहीं कर पाया था। रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगा कि दिव्या को कहीं वो खो न दे। दिव्या की तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। अब जब वो दिव्या उसके पास नहीं है तो उसे समय बिताने के लिए जरिए ढूंढने पड़ते हैं। प्रारंभ में वो क्लब मेंबर बना, कुछ संस्मरण लिखने का प्रयास किया, हम उम्र लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा, जिसे सिर्फ दिव्या ही भर सकती थी। पहले सुनता था कि बीबी की जरूरत जवानी में होती है, लेकिन महसूस करता है कि बीबी की सबसे ज्यादा जरूरत बुढ़ापे में ही होती है। अभी 10 दिन पहले ही बुखार आया था उसे। दवा ले ली थी, बुखार भी उतर गया था, लेकिन न जाने क्यों मन बार बार कल्पना कर रहा था कि दिव्या होती और माथा सहलाती तो कितना अच्छा लगता। उसे बुखार की बेचैनी के बावजूद नींद आ जाए। बीमारी के दिनों में दिव्या कहती थी
कि कभी अपने हाथ से भी दवा दे दिया करो। मेरी कुंडली में तो सिर्फ अर्दलियों का सुख है, लेकिन ये दवा क्या देगा? उसे तो ये भी पता नहीं कि दिव्या कौन सी दवा कब खाती है। प्रणव के जाने के बाद दिव्या मानसिक और शारीरिक तौर पर एकदम अकेली हो गई। दीपक के घर आने जाने का तो कोई वक्त ही तय नहीं था। दीपक की नौकरी के दिन इतनी व्यस्तता के दिन थे कि नाश्ता करने के बाद उसे बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। नाश्ता भी वो समय पर कभी भी नहीं कर पाता था। सुबह लोगों का मिलना जुलना व अखबार का शौक, फिर खाना खाकर ऑफिस या दौरे पर रहना। कभी दिव्या किसी खास मौके के लिए शॉपिंग का इकरार करती तो वो अपनी समस्या रख देता था। आज तो जरूरी मीटिंग है, कल परसों देखेंगे। दिव्या चिढ़ कर कहती थी, तुम तो मेरी मौत के दिन भी यही कहोगे कि मीटिंग के बाद आना, तब देखेंगे। शायद दरवाजे पर खड़ी मौत उसकी ये बात सुन रही थी, क्योंकि हुआ भी ऐसा ही था। दिव्या को लगभग 4-5 वर्ष पूर्व से दिल की बीमारी थी। उस दिन सुबह से वो कुछ अधिक शिथिल थी। उसने दीपक से कहा भी था कि मन घबरा सा रहा है। बात काफी समय पहले से उसने अपनी बीमारी के बारे में दीपक से कहना बंद कर दिया था। कारण दीपक जानता था उसके पास कोई हल था ही नहीं, इसलिए वो अधिक पूछताछ भी नहीं करता था। डॉक्टर ने किसी हिल स्टेशन पर जाने को कहा था, पर दीपक के लिए 1 माह बिना काम किए रहना उन दिनों लगभग असंभव था। अब तो समय काटे नहीं कटता। दिव्या के अंतिम क्षणों में भी वो उसके पास नहीं था। ये बात अब उसे दिन रात सालती है कि पता नहीं वो क्या कहना चाहती रही होगी। उसने तो जीवन में दिव्या की बातें कभी सुनी ही नहीं, और अब उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। उसे याद है, उसने दिव्या से कहा था, आज ज़रूरी मीटिंग है, मुहर्रम के लॉ एंड ऑर्डर संबंधी, खत्म होते ही वो घर आ जाएगा। लेकिन मीटिंग के बाद वो अन्य व्यवस्थाओं में उलझ गया था और दिव्या उसे जिंदगी में उलझा छोड़कर चली गई थी। उसकी मौत ने शायद मीटिंग चलने का इंतजार नहीं किया था। दीपक अपना वादा नहीं निभा पाया था। क्या पता था कि सचमुच जीवन में मुहर्रम छा जाएगा। उसकी आंखें उन क्षणों के बारे में सोच सोचकर अक्सर नम हो जाती हैं। अब वो कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया है। पहले तो बड़ी से बड़ी हृदय विदारक घटना भी वो दृढ़ता से देख लेता था, परंतु अब वो ऐसा नहीं कर पाता। अब तो प्रणव, अनामिका, वो बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहता है, मिलिट्री में ऑफिसर है। उसके साथ रहने को कहा भी था, पर दीपक को लगा कि प्रणव के साथ रहकर भी वो अकेला ही रहेगा। दिव्या होती तो और बात होती। पूरी जिंदगी ईमानदारी का साथ निभाया था, इसलिए अपना कोई घर नहीं बना पाया था। काफी सोच विचार के बाद वो इस अपना घर में रहने आ गया था। खर्च के लिए पेंशन काफी से अधिक थी, इसलिए प्रणव के बच्चों को भी कुछ न कुछ गिफ्ट भेजता रहता है। कभी कभी मिलने भी आता है प्रणव। वे लोग भी आते जाते रहते हैं एक अच्छे रिश्तेदार की तरह। जीपीएफ का पैसा उसने दिव्या की स्मृति में दान दे दिया था, अस्पताल में एक वार्ड बनवाकर। अब वो सोचता है कि दिव्या की स्मृति उसे उसके जीवन में क्या दे पाई। साथ रहते हुए भी दिव्या हमेशा अकेली रही है, जैसे अपना घर के सदस्यों के बीच में वो भी अकेला है। सच पूछा जाए तो अकेलेपन की पीड़ा का एहसास उसे अब होता है। दिव्या की पीड़ा की अनुभूति अब कर पाता है। फुर्सत के लम्हों में
जब वो आत्मविश्लेषण करने लगता है तो उसे लगता है कि उसने जीवन के जो अमूल्य क्षण खो दिए हैं, दिव्या को जो खो दिया है, बेटे को उसका बचपन नहीं दे पाया, उसे नौकरी के यश व इज्जत से पूरा नहीं किया जा सकता। 30 वर्ष की नौकरी के बाद उसे लगता है कि शासन के साथ साथ उसने भी अपने आप को निकम्मा समझ लिया है। पुलिस की नौकरी के बाद समाज सेवा करने के लिए नम्रता भी वो अपने आप में नहीं पाता। समय बीत रहा है, अपना स्वयं का घर न सही पर अपना घर में आश्रय भी मिल गया है, साथी भी है, रिश्तेदार भी मिलने आते हैं, लेकिन मन का रिक्त कोना भरने के लिए उसकी तलाश जारी है एक मुट्ठी छांव पाने की, जो शायद कभी पूरी न हो सकेगी।